नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल नज़दीक है। इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं चैप्टर वाइज मैं आपके बीच ला रहा हूं, जिसमें कई वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और हाल फिलहाल हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 वैद्युत रसायन। इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है डेनियल सेल की। डेनियल सेल में सिर्फ आप समीकरण तैयार कर लें कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड पर कौन सी। Zn बदलता है Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और कैथोड पर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में बदलता है। तो जब आप नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। तो Zn प्लस Cu+2 इक्वल टू Zn+2 प्लस Cu, ये नेट सेल रिएक्शन जो है इसकी बनती है। तो इस प्रकार से डेनियल सेल में एनोड और कैथोड की समीकरण जो है हम लोग देख सकते हैं, हमारे सामने रखी हुई है। उसके बाद अगर डेनियल सेल का जो मानक विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट। अगर मानक विद्युत वाहक बल इससे ज़्यादा कर दिया जाए, डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट है। अब डेनियल सेल को हम ऐसे स्रोत से जोड़ दें, बाह्य विभव से, ऐसे बाह्य स्रोत से जोड़ दे जिसका विभव जो है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो। 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो तो फिर डेनियल सेल की रिएक्शन जो है उल्टी हो जाती है, इसके विपरीत हो जाती है, और यह एक वैद्युत अपघटनी सेल की तरह काम करने लगता है। कब? जब इसे ऐसे बाह्य स्रोत से जोड़ दिया जाए जिसका विभव 1.10 से अधिक है। यदि हम इसको ऐसे बाह्य स्रोत से जोड़ दें जिसका विभव, बाह्य विभव जो है वो 1.10 ही हो, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में सेल में कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि डेनियल सेल का खुद का विभव भी 1.10 है और बाह्य विभव भी अगर 1.10 है तो फिर कोई रिएक्शन जो है सेल के अंदर नहीं होती। और अगर ऐसे बाह्य स्रोत से जोड़ दे जिसका विभव जो है वो 1.10 वोल्ट से कम है तो फिर डेनियल सेल में यही समीकरण होगी, मतलब ये वैद्युत रासायनिक सेल की तरह ही काम करेगा। उसके बाद नैर्नस समीकरण। नैर्नस समीकरण का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नैर्नस समीकरण E बराबर E0 माइनस 0.059/n log Kc, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो ये नैर्नस समीकरण है हमारे पास। E बराबर E0 माइनस 0.059/n log Kc। Kc क्या होता है? उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपको अप्लाई करवाएगा वो, जैसे कह देगा डेनियल सेल के लिए नैर्नस समीकरण लिखिए। डेनियल सेल के लिए नैर्नस समीकरण लिखिए तो हम लिख सकते हैं E बराबर, डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल 1.10 वोल्ट होता है तो E0 का मान रख दिया 1.10 माइनस 0.059, n जो है वो इलेक्ट्रॉन के मोल है। तो हम देखते हैं डेनियल सेल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो भाग लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के मोल है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है डेनियल सेल में भाग लेते हैं। तो n की जो वैल्यू है वो n इलेक्ट्रॉन के मोल होते हैं, तो यहाँ हम 2 पुट कर देते हैं। लोग डेनियल सेल में जो उत्पाद है, मैं एक बार समीकरण यहाँ फिर लिख देता हूँ, Zn प्लस Cu+2 इक्वल टू Zn+2 प्लस Cu। तो जो उत्पाद है सिर्फ आयन ही लिखने हैं, जैसे Zn+2 आयन है। जो आयन नहीं है, मतलब जिस पर आवेश नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो उत्पादों की सांद्रता मतलब Zn+2 की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक में कॉपर आएगा, Cu+2 की सांद्रता। तो ये डेनियल सेल की नैर्नस समीकरण हमारे पास आ जाती है। E बराबर E0 यानी 1.10 माइनस 0.059 का 0.059 आ गया, n की जगह 2 आ गया, लोग का लोग आ गया, उत्पादों की सांद्रता, उत्पाद जो आयन है वही लिखने, अभिकारक में भी जो आयन है वही लिखने।
तो Zn+2 की सांद्रता बटे Cu+2 की सांद्रता। तो ये डेनियल सेल की नैनर समीकरण होगी। ऐसे ही आपको कोई और सेल भी दे सकता है, जैसे यूं कह देगा कि Al बदला है Al+3 में लवण सेतु Ni+2 बदला है Ni में। तो इसके लिए कह देगा नैनर समीकरण लिखो। तो अपने इसको पहले समीकरण बना लें इसकी। Al बदला है Al+3 में Ni+2 बदला है Ni में। तो ये मैंने समीकरण लिख दी। आवेश दोनों साइड बराबर करना है। ये एनोड है, ये कैथोड है। अब आप देखिए एनोड पे है प्लस का 3, कैथोड पे है प्लस का 2। तो एक ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है दोनों बराबर हो जाए। तो मैं 3 को 2 से गुणा कर देता हूं और 2 को 3 से गुणा कर देता हूं। तो ऐसी स्थिति में ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। यानी जो Al वाली थी अभिक्रिया, एनोड वाली ऑक्सीकरण, उसको मैंने 2 से गुणा कर दिया और जो निकिल वाली अभिक्रिया थी उसको मैंने 3 से गुणा कर दिया। तो जितना आवेश होता है मतलब उतने मोल ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए। यानी 2Al जो है वो 2Al+3 में बदलता है 6 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। तो यहाँ 6 मोल इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं ना। तो उसी हिसाब से अपने नैनर समीकरण बनानी है। E बराबर E0 माइनस 0.059 बट्टे 6, क्योंकि 6 मोल इलेक्ट्रॉन भाग लिए। लोग उत्पादों की सांद्रता, अब Ni को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर आवेश नहीं है। तो हम लोग Al+3 को लेकर चलेंगे। अब Al+3 कितने हैं? तो Al+3 2 हैं। तो Al+3 की सांद्रता की स्क्वायर बटे क्या बनेगा? Ni+2 की सांद्रता की क्यूब। Ni+2 की सांद्रता की क्यूब। तो ये नैनर समीकरण बन जाएगी हमारे पास। ऐसे ही Mg+2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Mg के लिए नैनर समीकरण लिखिए। तो ये तो एक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है मेरे को, तो हम लिखेंगे E बराबर E0 माइनस 0.059 बटे 2, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। लोग उत्पादों की सांद्रता तो Mg एक ही है बटे अभिकारक की सांद्रता Mg+2 की सांद्रता। तो ये इसकी नैनर समीकरण बन जाएगी। तो इस तरह हमने नैनर समीकरण तैयार कर लेनी है। उसके बाद SHE की संरचना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, SHE की संरचना फॉलो कर लेना। एक डेनियल सेल के Kc का मान भी याद रख लीजिएगा। डेनियल सेल का Kc कितना होता है, साम्य स्थिरांक कितना होता है? लगभग 2 × 10⁻37 होता है। लगभग 2 × 10⁻37, एग्जैक्ट 1.94 × 10⁻37 के आसपास। तो ये डेनियल सेल का Kc है। डेल्टा G भी याद रखिएगा। डेल्टा G0 बराबर -NfE0, ये तो सोल्व भी कर लीजिएगा। डेल्टा G0 बराबर -NfE0, तो ये क्वेश्चन भी आता है। डेनियल सेल का मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, तो N का मान डेनियल सेल के लिए 2 है, F का मान 96,500 कूलम हो गया, E0 1.1 होता है। E0 1.1 होता है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो डेल्टा G0 आप लोग निकाल सकते हैं डेनियल सेल का। अब बात करें हम SHE की। SHE मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो E0 होता है वो 0.0 वोल्ट होता है। मतलब SHE जो है एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकता है, क्योंकि जिसका E0 पॉजिटिव होता है वो कैथोड होता है और जिसका E0 नेगेटिव होता है वो एनोड होता है। जिसका E0 यानी मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है वो एनोड होता है और जिसका मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है वो कैथोड होता है। अब SHE का 0.0 है, इट मीन ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो ये एनोड कैथोड दोनों का काम करता है। जब ये एनोड का काम करता है तो इस पर ऑक्सीकरण होता है, मतलब ये रिएक्शन होगी। ये जब ये एनोड का काम करेगा, और जब ये कैथोड का काम करेगा तो इस पर अपचयन होगा, मतलब ये रिएक्शन होगी। तो एनोड का काम करेगा तो H2 बदलेगा 2H+ में, जब ये कैथोड का काम करेगा तो 2H+ बदलेगा H2 में। तो ये जो रिएक्शन है एनोड और कैथोड के केस में होगी। अब इसकी संरचना क्या होती है? तो इसमें हम लोग 1 मोलर अम्ल का विलयन, 1 MHCl या 1 M2SO4 जो भी है, 1 MH+ का विलयन लेते हैं। उसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित पीटी की एक
पन्नी, मतलब बिल्कुल थिन लेयर होती है प्लेटिनम की। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है पीटी ब्लैक से लेपित, पीटी की पन्नी है, पीटी ब्लैक से लेपित पीटी इलेक्ट्रोड है ये, जिसमें एक साइड से एक बार दाब पर H2 गैस जो है वो प्रवाहित की जाती है। ये इसकी संरचना बन जाती है SHE की। तो SHE इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। फिर आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम बात करें तो चालकता का मात्रक। चालकता का मात्रक, चालकता का सूत्र क्या होता है? चालकता बराबर चालकता इनटू सेल स्थिरांक, ये चालकता का सूत्र है। चालकता बराबर चालकता इनटू सेल स्थिरांक। अब चालकता क्या होता है? चालकता होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। चालकता जो है, चालकता होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1/r, और सेल स्थिरांक होता है L/A। अब आप मात्रक बना सकते हैं। ओम प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम, L का मात्रक सेमी, A का मात्रक वर्ग सेमी, A क्षेत्रफल है वर्ग सेमी, 1 सेमी से 1 सेमी कैंसिल हो गया। ओम को ऊपर ले जाओगे ओम इनवर्स बन जाएगा, सेमी को ऊपर ले जाओगे सेमी इनवर्स बन जाएगा। तो चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेमी इनवर्स आ जाएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलर चालकता। मोलर चालकता का सूत्र ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में हेल्प देगा आपको। मोलर चालकता का न्यूमेरिकल आता है तो 1000 कापा बट्टे C। C क्या है? C मोलरता है, C मोलरता है, और कापा चालकता है, कापा चालकता है जो अभी हमने किया था। चालकता बराबर चालकता इनटू सेल स्थिरांक। तो कापा चालकता है, चालकता हमें सोल्व करनी होती है। न्यूमेरिकल जो है मैं कल आपके बीच इसके न्यूमेरिकल जो है रख दूंगा, तो आप न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिएगा। सारे न्यूमेरिकल 1 बाई 1 आपको बता दूंगा किस तरह का न्यूमेरिकल इसमें आता है। तो अभी फार्मूले आप लोग तैयार कर ले। लैम्डा m बराबर 1000 कापा बट्टे C, जहाँ C मोलरता है और कापा चालकता। और चालकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिरोध का व्युत्क्रम इनटू सेल स्थिरांक L/A। तो ये हमारा सूत्र रहता है चालकता ज्ञात करने का। उसके बाद कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चालकता व मोलर चालकता में, चालकता व मोलर चालकता में सांद्रता या तनुता भी वर्ड डाल देता है कई बार, तनुता के साथ क्या परिवर्तन होता है? परिवर्तन पूछता है तो सांद्रता कम करने, या हम कह सकते हैं तनुता बढ़ाने पर, सांद्रता कम करने या तनुता बढ़ाने पर चालकता कम होती है, चालकता कम होती है और मोलर चालकता बढ़ती है। ये क्वेश्चन आता है तो ये आंसर ध्यान रखिएगा। सांद्रता कम करने या तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन आता है चालकता में क्या परिवर्तन होता है? चालकता में कमी आती है और मोलर चालकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, इसकी मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं आपको, जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्वेश्चन ज्यादातर पुट होते हैं। ये एबेसेदा का क्वेश्चन है, सांद्रता कम करने पर चालकता में मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होता है? तो चालकता कम होती है, मोलर चालकता बढ़ती है। ये इसका आंसर रहता है। नेक्स्ट, कोलेराउस का नियम। कोलेराउस का नियम अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो कोलेराउस का नियम इसमें पूछा जा सकता है। तो कोलेराउस के नियम का न्यूमेरिकल भी आता है। कोलेराउस का नियम, तो कोलेराउस का नियम क्या कहता है? किसी भी विद्युत अपघटन की अगर मैं सीमांत मोलर चालकता निकालना चाहता हूं, सीमांत मोलर चालकता मतलब जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता, जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता निकालना चाहता हूं, तो मैं उस विद्युत अपघटन के जितने भी धनायन है 1 मोल के अंदर उनकी मोलर चालकता प्लस ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता को जोड़ लूंगा। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं NaCl की सीमांत मोलर चालकता निकालना चाहता हूं तो मैं Na प्लस और Cl माइनस की सीमांत मोलर चालकताओं को अगर जोड़ लेता हूं तो NaCl मेरे को मिल जाएगा। तो किसी भी विद्युत अपघटन की जो सीमांत मोलर चालकता होती है वो उसके धनायनों व ऋणायनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, तुल्य होती है। तो किसी विद्युत अपघटन की सीमांत मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघटन की सीमांत मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन व ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के तुल्य होती है। तो ये कोलेराउस का नियम है।
अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछता है, जैसे आपको कह देगा, मान लो जैसे कह देगा Ca+2 की सीमांत मोलर चालकता मान लो x है और Cl- की सीमांत मोलर चालकता मान लो y है। कैल्शियम क्लोराइड की सीमांत मोलर चालकता निकालो। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2, तो इसमें Ca एक होता है, तो आप इसकी जो मोलर चालकता दी होगी वो एक बार लिख ले। और Cl कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसमें एक Cl की y है तो 2 Cl की 2y हो जाएगी। इनको जोड़ लें, क्योंकि धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता का योग ही वैद्युत बटा की सीमांत मोलर चालकता होती है। तो अब इसके धनायन की सीमांत मोलर चालकता बता दी, जैसे x, ऋणायन की बताई हुई है y, लेकिन इसमें ऋणायन 2 होते हैं तो 2y, तो x + 2y आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये वैद्युत बटा की सीमांत मोलर चालकता बन जाएगी। अब एक इससे न्यूमेरिकल उठता है, क्या? जैसे आपको कह देगा CH3COOH की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दे दिया। और कहेगा CH3COONA की x है, ये बताएगा, जितनी भी वैल्यू बताता है वो। HCl की y है और NaCl की z है, ये बताएगा। इनके मान देगा 290, 390 जो भी देता है, ठीक है, 426, 126 जो भी वैल्यू देता है वो। तो CH3COONA की सीमांत मोलर चालकता x है, HCl की सीमांत मोलर चालकता y है और NaCl की z है। और St कमल की ज्ञात करो, CH3COOH की ज्ञात करो। तो आपको जो दिए हुए हैं उन पे गौर रखना। आपने बनाना है CH3COOH, तो आप देखो CH3COO तो यहाँ से है और H यहाँ पर है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लें। अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं, ये मेरे को चाहिए CH3COOH, ये चाहिए मेरे को, है ना, ये चाहिए मेरे को। तो CH3COOH मेरे को चाहिए, तो CH3COO और H ये मेरे को चाहिए। तो मैं इन दोनों को जोड़ लूं, तो मैं देख रहा हूं मेरे को चाहिए तो सिर्फ ये था CH3COOH, लेकिन Na और Cl बीच में एक्स्ट्रा जुड़ गया मेरे से, NaCl एक्स्ट्रा जुड़ गया जो मेरे क्वेश्चन में नहीं है। मेरे को तो ये फाइंड करना है सिर्फ, तो NaCl एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसलिए उसने NaCl की भी बताई हुई है ताकि आप इसको घटा लें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जुड़ा है उसको कम कर ले, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ते हैं जब, तो NaCl बीच में एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो इसको कम कर लेते हैं, तो उत्तर आ जाता है x + y - z। अब x का जो भी मान दिया होगा, y का जो भी मान दिया होगा, उनको जोड़ के z का मान जो भी दिया होगा वो घटा लेना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। अब फिर देखिए एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। जैसे मेरे को उसने कह दिया NH4OH की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करो। अब कह दिया NH4Cl की x है और NaCl की y है और NaOH की z है। अब आप देखें, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है NH4OH, तो NH4 ये पड़ा और OH ये पड़ा, तो आप इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ लिया, यानी x + z कर लिया आपने। लेकिन जब आपने x + z किया तो ये NaCl बीच में जुड़ गया, जबकि ये तो हमारे को चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर लेंगे, -NaCl मतलब y को घटा लेंगे। तो जो भी मान दिया होता है x, z, y का, उस हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये कोलराउश का नियम है। फिर आता है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है? कोई भी वैद्युत बटा है, जैसे NaCl है, मान लो NaCl वैद्युत बटा है Na + Cl-। अब इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने और धारा प्रवाहित कर दी, +- धारा प्रवाहित कर दी। तो जो एनोड और कैथोड पर जो पदार्थ जमा होगा, जैसे क्लोरीन एनोड पर जाएगा, Na+ कैथोड पर जाएगा, तो Cl- से एनोड पर Cl2 बन जाएगा, Na+ से कैथोड पर Na बन जाएगा। वो तब तक ही बनेगा जब तक धारा प्रवाहित हो रही है, यानी मैं जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करूंगा उतना ज़्यादा पदार्थ जमा होगा। तो यही फैराडे का पहला नियम है। जब किसी वैद्युत अपघटय के विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित की गई धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। W समानुपाती Q, W = ZQ, W = ZQ। ये फैराडे का पहला नियम है। किसी विद्युत अपघटय के विलयन में
जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित की गई धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरे नियम में फैराडे का बता दूं मैं आपको, फैराडे ने एक से ज्यादा विद्युत अपव्यय लिए थे, एक से ज्यादा विद्युत अपव्यय, और इन सारों को आपस में जोड़ लिया था। इसने इन सारों को आपस में जोड़ लिया था यूं। तो अब भिन्न भिन्न ये सारे इलेक्ट्रोड लगा दिए थे। ये मान लो एनोड है, ये कैथोड है ना, ऐसे ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये सारे जोड़ लिए थे आपस में। तो जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान धारा, क्योंकि जब करंट पास करेंगे तो सारों में बराबर करंट जाएगा, तो जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में, जैसे ये मान लो ए विद्युत अपघट्य, ये बी, ये सी, तो जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की जो मात्राएं होती हैं वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपात में आती हैं। तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो ये फैराडे का द्वितीय नियम है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है हमारे पास मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल में जो एनोड होता है वो होता है ZnHg, और जो कैथोड होता है वो होता है HgO और C का पेस्ट, HgO + C का पेस्ट। ये कैथोड का काम करता है। एनोड का काम करता है ZnHg। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और इसके दोनों के बीच में क्षार भरा होता है, KOH भरा होता है। तो जब समीकरण होती है तो Zn बदलता है Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और क्षार से OH- आ जाते हैं, 2 OH-। तो ये एक तरह से ZnOH की ट्वाइस बनाते हैं, जो टूट जाता है ZnO + H2O में। तो ये एनोड की समीकरण है। Zn+2OH- इक्वल टू Zn+2OH- इक्वल टू ZnO + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड की जो समीकरण है, कैथोड पर HgO है, HgO बिल्कुल इसके उल्टी लिख देना, बस Zn की जगह Hg कर देना, Zn की जगह Hg कर देना। तो HgO Zn की जगह Hg करके उल्टी लिख देना, HgO + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Zn की जगह Hg लिख देना, Hg + 2 OH-। ये कैथोड की समीकरण बन जाएगी। और 1.35 वोल्ट, 1.35 वोल्ट जो है वो मरकरी सेल देता है, 1.35 वोल्ट। ये एनोड कैथोड की समीकरणें आ जाएंगी दोनों। फिर पूर्ण अभिक्रिया आप बना सकते हैं। पूर्ण अभिक्रिया बनाएंगे तो आप देखेंगे H2O से H2O कट जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, 2 OH- से 2 OH- कट जाएंगे। तो समीकरण बनेगी हमारी Zn + HgO, Zn + HgO इक्वल टू ZnO + Hg। तो ये मरकरी सेल की समीकरण आ जाती है हमारे पास। उसके बाद ईंधन सेल। ईंधन सेल इंपॉर्टेंट है। ईंधन सेल में क्या किया जाता है? ईंधन की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और ईंधन के रूप में इसमें हाइड्रोजन लिया जाता है और ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन लिया जाता है। तो H2O2 ईंधन सेल का सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। H2O2 सेल ईंधन सेल का सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के स्थान पर हम लोग मेथेन और मेथेनॉल भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन के स्थान पर मेथेन और मेथेनॉल का यूज भी किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, इसका चित्र भी इंपॉर्टेंट है, चित्र इसका तैयार कर लीजिएगा। चित्र इसका इंपॉर्टेंट है। ईंधन सेल में प्लेटिनम की वायर से लपेटे हुए कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये इलेक्ट्रोड होते हैं इस साइड, जिसपे प्लेटिनम की तार लपेटी होती है। इसमें एक साइड से ऑक्सीजन गैस और दूसरी साइड से हाइड्रोजन गैस आती है, और बीच में एक क्षार का सांद्र विलयन भरा होता है। ये NaOH का सांद्र विलयन भरा होता है। एनोड पर हाइड्रोजन आती है और कैथोड पर ऑक्सीजन। एनोड वाली साइड से हाइड्रोजन आती है, कैथोड वाली साइड से ऑक्सीजन आती है, और NaOH का सांद्र विलयन वैद्युत अपव्यय के रूप में लिया जाता है। अब एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है? 2H2 जो है वो 4H+ में बदलता है 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और
अब 4H प्लस के साथ 4OH माइनस, क्योंकि NaOH है तो 4OH माइनस क्रिया करके 4H2O बना देते हैं, 4H2O बना देते हैं। अब ये जो कैथोड वाली साइड से O2 आ रही है, कैथोड पर अपचयन होता है, कैथोड वाली साइड से O2 आई, इसमें से 2 H2O यूज हो जाते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ जुड़ जाते हैं और जो 4 OH माइनस यूज हुए थे वो वापस बन जाते हैं ताकि क्षार की सांद्रता में कोई परिवर्तन ना हो। तो कैथोड से जो O2 आती है वो इन 4 जल में से 2 जल से क्रिया कर जाती है, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी यूज हो जाते हैं और 4 OH माइनस बन जाते हैं। तो हम लोग रिजल्ट निकालें अगर तो क्या बनेगा, 4 में से 2 H2O घट जाएंगे तो इधर 2 ही H2O रह जाएंगे। पूरा करते हैं अपने 2H2 प्लस O2, 4 OH माइनस से 4 OH माइनस कट गए, 4 H2O में से 2 H2O घट गए तो 2 H2O रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गए। यानी जल निर्माण की समीकरण इसकी जो है वो आ जाती है हमारे पास ईंधन सेल की, जल निर्माण वाली विक्रिया आ जाएगी। और ईंधन सेल की विशेषता है कि ये प्रदूषण नहीं करता, प्रदूषण रहित है, प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली होती है और इसकी जो दक्षता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, दक्षता उच्च होती है। बड़े बड़े जो सैटेलाइट है उनको ये ऊपर लेकर जाता है। तो ये ईंधन सेल की कार्य प्रणाली है हमारे पास। उसके बाद संक्षारण इंपॉर्टेंट है। संक्षारण में क्या होता है, संक्षारण में धातु जो होती है वो नमी से और गैसों से क्रिया करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है और विघटित हो जाती है। तो धातुएं नमी और गैस से क्रिया करके विघटित होने लगती है, अवनत होने लगती है, इसको संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग कैसे लगता है, लोहा ये है, मान लो Fe है, ये लोहा है, इस पर ये नमी की बूंद आ गई, H2O आ गई, इधर से ऑक्सीजन आ रही है, अब इस पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अम्लीय माध्यम अगर जल की बूंद में है तो जंग बहुत जल्दी लगता है, Fe का ऑक्सीकरण होने लगता है, Fe+2 बनने लगता है और जो H+ आयन है नमी में वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाने लगते हैं। अब बैलेंस करेंगे आप तो O2, तो ये 2H2O लेने पड़ेंगे क्योंकि O2 है, 2 O करने पड़ेंगे। H4 हो गए तो H4 करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन साथ में जुड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन साथ में जुड़ेंगे। अब इसकी पूर्ण अभिक्रिया बना ले तो नीचे हमने 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए तो ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन बना ले, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2Fe प्लस 4H प्लस O2 इक्वल टू 2Fe+2 प्लस 2H2O। अब ये जो 2Fe+2 और 2H2O बना है इस पर ऑक्सीजन का आक्रमण होता है, 2Fe+2 प्लस 2H2O ऑक्सीजन का आक्रमण होता है और Fe2O3 बनने लगता है, Fe2O3। अब आप देखो 2O तो जल में है ही, इधर कितने चाहिए 3, तो आप इसको हाफ O2 कर ले क्योंकि एक ही O कम रह गया था अपना, तो 2O तो यहाँ से आ गए, एक O यहाँ से ले लिया तो Fe2O3 बन गया। और ये जो 4H हैं, 4H ये 4H प्लस बन जाएंगे, यहाँ 4H प्लस बन जाएंगे, 4H प्लस। तो ये 4H प्लस जो हमने ऊपर यूज किए थे वो वापस मिल जाते हैं। अब जो Fe2O3 बना है, Fe2O3 वो आगे लगातार नमी से क्रिया करता जाता है और Fe2O3.XH2O यानी जंग बनाता जाता है। ये जंग का सूत्र है, ये जंग लगता है। और जंग को रोकने के लिए हम लोहे की सतह पर पेंट कर सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, इसके अलावा उस पर जिंक का परत चढ़ा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को हम लोग यशद लेपन बोलते हैं, यशद लेपन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर लोहे पर जंग लगने से रोका जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए वैद्युत रसायन के। बहुत जल्द मैं इसके न्यूमेरिकल भी आपके बीच जो है कल प्रस्तुत कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि हमारा वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से लाभदायक है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी साथियों तक पहुंचाइए। जिस भी साथी के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, अगर उसको लग रहा है कि मेरा वीडियो छात्र हित में बेनिफिशियल होने वाला है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी ही। धन्यवाद।